नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए मार्केट में 2 तरीके से कंपनी पाया जाता है। एक 52 वीक हाई करते हैं, कोई कंपनीज 52 वीक लो करते हैं और कुछ कंपनीज बीच में फंसे हुए थे। तो जिसको बीच में देखने को मिलता है, उसको मतलब एज ए साइड बेसिस कंपनी कहा जाता है। अभी 52 वीक हाई और 52 वीक लो का मतलब क्या है? बहुत सारे बिगिनर्स है। जो कंपनी 52 वीक हाई मतलब है 1 साल के अंदर-अंदर वो टॉप में है एकदम, मतलब जो प्रीवियस हाई था उसके हाई के ऊपर चला है, तो उसको कहा जाता है 52 का हाई कंपनी। और जो कंपनी 1 साल के अंदर अंदर जो इसका लो था उस लो को भी ब्रेक करके नीचे आया, उसको कहा जाता है 52 का लो कंपनी। मतलब कंपनी हाई और लो दो कैटेगरीज में होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को यही सोचना था कि जो कंपनी हाई करते चले जा रहे हैं वो कंपनी अच्छे है और जो कंपनी गिरते चले जा रहे हैं वो कंपनी बेकार है। तो उनमें से आज मैं 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली एंड फ्यूचरली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो आज आपको 52 के लो मतलब एक लो प्राइस में आपको इस तीनों कंपनी का शेयर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा एज एजुकेशन पर्पस में। आपको अगर इस जानकारी के बाद किसी भी कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ एक बार बातचीत करना होगा। तो चलो देख लेते हैं फर्स्ट कंपनी कौन सा है। देखिए फर्स्ट कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो मतलब पाइप्स लिमिटेड। तो एपीएल अपोलो पाइप्स लिमिटेड, देखिए एपोलो ग्रुप के बहुत अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी है, तो उनमें से एक कंपनी है अपोलो पाइप्स लिमिटेड। तो बेसिकली जो पीवीसी पाइप्स है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होते हैं कि सर कोई भी बड़े सिनेमा स्टार, कोई भी क्रिकेट स्टार, कोई भी सेलिब्रिटी अगर उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो क्या वो कंपनी रॉकेट बन सकता है? ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए एडवर्टाइजमेंट तो एक अलग पर्पस है, मतलब एक अलग पार्ट है, क्योंकि बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट एक इंपॉर्टेंस पार्ट है। मगर एक चीज़ों को आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जिस कैटेगरीज के सेलिब्रिटीज को एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो वहाँ पे एक खर्चा भी होता है, तो वो कंपनी के लिए एक बिग एक्सपेंस भी है। हाँ, उस एक्सपेंस का कितना फायदा होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो जो लोग सोच रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट के बेसिस में ही कंपनी का ग्रोथ होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो देखिए, तो कंपनी तो रिलायंस तो हर प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े से बड़े सेलिब्रिटी नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े सेलिब्रिटी को भी लेके आते। तो कहने का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट तो जरूरी है, मगर वो उतना भी इम्पैक्ट नहीं नहीं लेके आते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कर दो और सेल्स बढ़ जाएगा, ऐसे होगा नहीं। तो उसके लिए टोटली मार्केटिंग नॉलेज एंड स्किल, सेल्स का स्किल चाहिए कंपनीज का। तो देखिए यहाँ पे बड़े से बड़े दिग्गज कंपनीज इसका सेलिब्रिटीज है और कंपनी प्रोडक्ट क्या बना रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। बाथरूम के जितने सारे प्रोडक्ट है, साथ ही साथ ब्रांड टॉप आप देख सकते हैं यहाँ पे। सॉल्वेंट सीमेंट, सॉल्वेंट सीमेंट अभी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है घरों में, घर बनाने के लिए और मतलब घर में जो फिनिशिंग करने के लिए। साथ ही साथ होम जो सॉल्यूशंस है, जो पाइप्स एंड फिटिंग्स है, साथ ही वाटर जो स्टोरेज है, टैंक्स है, तो बाथरूम के जो एयर है, तो सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो ये सब सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली कंपनी को अच्छा खासा ग्रो दे सकते हैं। अब इस कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्लम्बिंग के ऊपर, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल के ऊपर, साथ ही साथ शावर सिस्टम के ऊपर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बोरियल सिस्टम के ऊपर और उसके साथ साथ वाटर सॉल्यूशंस एंड बाथ फिटिंग्स के ऊपर। तो ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करे जो प्रोडक्ट्स का डिमांड है। मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ कहाँ पे लगा? यहाँ पे, क्योंकि इसका क्लाइंट बेसिस बहुत स्ट्रांग है। एल एन टी इसके क्लाइंट्स हैं, टाटा पावर इसके क्लाइंट्स हैं, साथ ही साथ फैसिल्स ग्रुप इसका मतलब इसके क्लाइंट्स हैं, साथ ही साथ हल्दीराम भी इसके क्लाइंट्स हैं, डलमिया इसके क्लाइंट्स हैं, साथ ही साथ देखेंगे रिलायंस से लेकर अ, और भी देखिए ERA, और वो भी मतलब रिलायंस इंफ्रा, ये भी एक कंपनी है, तो वो भी इसके क्लाइंट्स हैं। एनसीसी जो क्लाइंट्स को आप चिनते मतलब जानते हैं, पहचानते हैं, तो उस तरीके से क्लाइंट्स इसके पास है। यूपीपीसीएल, साथ ही साथ आप देखेंगे डीएलएफ भी इसके क्लाइंट्स है। लंबा सा लिस्ट मिलेगा क्लाइंट्स का, लंबा सा। जेएसडब्ल्यू स्टील भी इसके क्लाइंट्स है, एम्स भी इसके क्लाइंट्स है। तो इस इतने बड़े से बड़े क्लाइंट्स इसके पास है। जेपी ग्रुप जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पावर सेक्टर के ऊपर काम करता है, वो भी इसके क्लाइंट्स है। तो स्ट्रांगली क्लाइंट बेसिस लेकर कंपनी चल रहा है। तो क्या कंपनी के स्ट्रांगली क्लाइंट के बेसिस में ही आगे बढ़ सकते हैं? चलो उसके ऊपर और भी कुछ डेटा आपको दिखाता हूँ। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1982 में, 40 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसका कैपेसिटी है 60K टन्स, मतलब 60,000 टन्स के आसपास कैपेसिटी है इस कंपनी का। और एप्पल पाइस का जो इन्वेस्टेड है टोटल
118 करोड़ फ्रॉम द एक्वायरिंग मेजोरिटी स्टेक ऑफ 54% किसान मोल्डिंग के ऊपर। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ वाइड रेंज एसक्यूयू जो इंक्लूडिंग प्लास्टिक पाइप्स है एंड फिटिंग्स है, और वो एंड फॉर द बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पस के ऊपर, वो भी आप यहाँ पे जानते हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो बिजनेस है, आप देख सकते हैं कंपनी का वाइड डीलर जो नेटवर्क है 300 से भी ज़्यादा है, और डीलर का जो रिटेल जो कस्टमर है उसके बेस 15,000 से भी ज़्यादा इसका मतलब रिटेल कस्टमर्स भी देखने को मिले, सॉरी रिटेलर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब छोटे छोटे जो दुकानों में माल बेचा जाता है तो उसके बातचीत किया जाता है, बातचीत किया जा रहा है। अभी देखिए कंपनी के देखिए टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 2,16,000 टन से भी ज़्यादा कैपेसिटी है। और आप देख सकते हैं कंपनी के जो ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि टॉप 7 रैंकिंग में इस कंपनी खुद के नाम शामिल करा चुके हैं पीवीसी पाइप्स फिटिंग्स इंडस्ट्रीज में, और वो भी ऑल ओवर इंडिया में। और साथ ही साथ चैनल पार्टनर्स कितना है, 1,000 से भी ज़्यादा। साथ ही साथ EBITDA मार्जिन 20% के सीएजर के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। रेवेन्यूज भी 22% के आसपास ग्रोथ हो रहा है, और सेल्स वॉल्यूम 15% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। मतलब कंपनी का स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद और भी आपको डिटेल्स में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो करेंटली 2,16,000 टन के हिसाब से कैपेसिटी है, और कंपनी का ऑनगोइंग जो एक्सपेंशन है वो कितना है, 41,000 टन कैपेसिटी का एक्सपेंस कंपनी कर रहा है। तो ऑनगोइंग ग्रोथ कितना हो रहा है, आप देख सकते हैं 28,500 टन के आसपास। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है। टोटल जो कैपेसिटी है वो भी कंपनी अपकमिंग टाइम्स में 2 से 3 साल में वो बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, और स्ट्रांगली कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और कंपनी के जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा आएगा। इसका डिटेल्स यहाँ पे डेटा दिया गया है। अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, कंपनी माइक्रो कैप सॉरी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 2,000 करोड़ के वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, आरओसी ठीक है, इनकम अच्छा है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। साल भर की अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी हमेशा 11 से 12% के आसपास ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हमेशा यहाँ पे मेंटेन्स किया। तो एक गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज के लिए। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट भी करते हैं। तो इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कुछ क्वांटिटीज को यहाँ पे बढ़ा दिया, 11% से बढ़ के 14% कर दिया। एफएस ने 2% होल्डिंग को 4% कर दिया। मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टर होल्डिंग को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो इसी बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। बाकी इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँ तो कोविड के टाइम में लिस्टिंग हुआ था तब प्राइस था 74 रुपीज़, और आज 700 के ऊपर चल रहा है। मतलब 10 टाइम्स के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया कोविड के लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो कंपनीज के ऊपर एक इतना जर्नी होने के बाद एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। तो एक 52 का लो के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का एक बिग बाउंस कभी ना कभी तो होगा ही। इसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि कंपनी इसी तरीके से बार बार इसी तरीके से सिचुएशन को क्रिएट करके आगे बढ़ रहा है। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरबीएल बैंक। देखिए आरबीएल बैंक आप सभी जानते हैं, एक छोटा सा बैंक है, छोटा सा प्राइवेट बैंक है, 12,500 करोड़ के आसपास है। कंपनी के कुछ खासियत पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ कितना हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट में जो एडवांस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है वो देखा जाए तो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। मगर जिस तरीके से पहले ग्रोथ हो रहा था उस तरीके से ग्रोथ अभी नहीं हो रहा है। डिपॉजिट के बारे में बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए डिपॉजिट में क्या होते हैं, सीए होते हैं, कासा रेशियो, और मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड टीडी, मतलब कुछ मतलब टेट डिपॉजिट होते हैं। मतलब कुछ ऐसे डिपॉजिट मतलब एफडी भी होते हैं, साथ ही साथ कुछ इंश्योरेंस भी होते हैं, तो उसको टेट डिपॉजिट कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा कंपनी का टेट डिपॉजिट ही देखने को मिला। मगर यहाँ पे कासा रेशियो में सबसे वीकनेस पॉइंट यही मुझे लगा कि करंट अकाउंट में तो जितना करंट अकाउंट में पिछले साल में पैसा मिला था कंपनी को, बैंक को, अभी वो पैसा बहुत कम हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास पैसा कम इस बार मार्केट से उठा पाए। और सेविंग अकाउंट में सेम टू सेम 18,000 था, इस बार 18,100 बने। मतलब सिर्फ 100 करोड़ का टोटल एक्स्ट्रा का मतलब सेविंग अकाउंट से मार्केट से पैसा उठा पाए।
देखिए कोई भी बैंक के कासा रेशियो कम हो रहा है तो वो उस बैंक का एक मतलब खतरा माना जाता है, तो थोड़ा सा ग्रोथ तो कम हो जाता है, क्योंकि देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कासा रेशियो का टोटल जो डिपॉजिट है वो ऑब्वियसली लेस हो चुका है, मतलब कम हो चुके हैं। तो जो कंपनी को एक प्रेशराइज में यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी इस कंपनी के और पॉइंट भी देख लेते हैं, जैसे कंपनी के और एक कुछ डेटा देख लेते हैं। जैसे देखिए कंपनी का टोटल डिपॉजिट ग्रोथ कितना हो रहा है 18%, और कासा रेशियो का ग्रोथ कितना है 32%, बहुत कम। क्योंकि अगर प्राइवेट बैंक के हिसाब से बाकी बड़े बैंक को देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक आपको अराउंड 60% के आसपास कासा रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ग्रोथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप कहेंगे सर कहाँ पे कोटक बैंक और कहाँ पे आरबीएल। अगर मैं इसका पेयर ग्रुप से भी बात करूँ तो पेयर ग्रुप में भी इसका कासा रेशियो बहुत कम है। अगर यही डेटा को मैं आपके साथ और भी डिटेल्स में डिस्कशन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ऑल ओवर हर हर स्टेट में खुद के ब्रांचेस ओपन करके रखा। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस इस कंपनी का कहाँ पे है आप जानते हैं? सबसे ज़्यादा इसका ब्रांचेस साउथ मतलब एरिया में है, और इस साउथ एरिया में होने के कारण इसके जो ब्रांचेस साउथ इंडस्ट्रीज में ज़्यादा है, जहाँ पे कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा रुख मतलब थोड़ा सा धीरे गति में देखने को मिला है। क्योंकि कंपनीज के जो ब्रांचेस और एटीएम से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ब्रांचेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं किस तरीके से कस्टमर का यहाँ पे एक्विजिशन बढ़ चुके हैं। 13% 2023 में था जून के क्वार्टर में, अभी जून के 2024 में सिर्फ 15% की ग्रोथ हुआ, मतलब लास्ट एक साल में कंपनी का सिर्फ 2% के ही ग्रोथ हुआ। उतना हाई ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अभी देखिए अर्बन एंड रूरल एरिया में जो ग्रोथ है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था उस तरीके से ग्रोथ अभी हुआ नहीं इस साल में। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में उतना ग्रोथ नहीं हुआ, मगर अर्बन और सेमी अर्बन में थोड़ा छोटा मोटा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। रूरल एरिया में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, जैसे पहले भी जितना था आज भी उतना ही है। तो मतलब जो सोचने वाला बात है ये कि एटीएम्स का जो परसेंटेज क्या बढ़ चुके हैं, बिल्कुल नहीं, घट चुके हैं। 414 एटीएम्स था 2023 में, अभी वो घट के हो चुके हैं 398, मतलब ऑलमोस्ट 16 16 के आसपास टोटल एटीएम्स बंद कर दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स को कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको देते हैं। अभी क्या सही में इस कंपनी में ग्रोथ है, तो उसको जानने के लिए कंपनीज को एक बार बिजनेस और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। कंपनी का मार्केट शेयर में आप देखेंगे तो कंपनी का बैंकिंग और आप देख सकते हैं डिप्लोमेटिक्स जो सेक्टर है उसमें 59% मार्केट शेयर इसी के पास है। बाकी देखिए जो बैंक एडवांस के मार्केट शेयर है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस सारे चीज़ों में कंपनी का जो मार्केट शेयर है बहुत कम है। फिर भी चलो क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर अच्छा खासा है। बाकी इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 12,500 करोड़ है। वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। आरओसी आरओ में जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ है नहीं। इनकम चलो ठीक है, अभी कितने इनकम है आपको मैं साल भर में दिखा देता हूँ। देखिए इस बार भी कंपनी हाईएस्टली सेल्स को जनरेट किया, जो गुड पॉइंट्स है। अभी सेल्स मतलब रेवेन्यू जनरेट किया, इंटरेस्ट कंपनी मिटाने के बाद, एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिला था, बीच में कम हो गया था, कंपनी फिर से इस बार उसको रिकवरी किया। मतलब कंपनी खुद के हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। तो एक चीज और भी आपको नोटिस करना होगा, इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट आया उस रिजल्ट के बेसिस में कंपनी के ऊपर जो एनपी है वो कई हद तक कम हो चुके हैं, जो एक गुड अपडेट है। क्योंकि कोई भी कंपनी कोई भी बैंक्स में अगर एनपीए कम होता देखने को मिले तो एक गुड अपडेट्स जरूर माना जाता है, क्योंकि एनपी ही सबसे ज़्यादा कंपनी के मतलब आगे बढ़ने का एक कांटा जैसे काम करते हैं। मतलब कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज एनपी ही देते हैं। तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है वो अगर देखा जाए तो कंपनी का बोरिंग्स भी हर साल बढ़ते चले गए, तो ये भी गुड अपडेट है। और रिजर्व भी बढ़े, फिक्स्ड एसेट भी बढ़े। इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो अगर इन्वेस्टर को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर से लेकर एफ आई टी एस पब्लिक, मतलब प्रोमोटर तो नहीं है, एफ आई और टी एस के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, जो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं पब्लिक के पास जितना होल्डिंग है उसी के आसपास, मतलब 50-50% का होल्डिंग पब्लिक और इंस्टीट्यूशन के पास है। तो चलो इस कंपनी के चार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करा था, और कोविड के बाद बहुत बिग क्रैश हो गया। और जिस तरीके से बाकी बैंक्स के ऊपर जर्नी देखने को मिला
उस तरीके से तेजी जर्नी इसके ऊपर नहीं देखने को मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे यू टर्न लेकर रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो ग्रोथ है अभी तक उस तरीके से इंडिया में ग्रोथ जो आने वाले हैं उसका ग्रोथ अभी तक देखने को नहीं मिला। तो अपकमिंग अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप इस कंपनी के ऊपर डीपली स्टडी करें, उसके बाद कुछ डिसीजन लेने के लिए जरूर सोचें। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जो हर किसी के मन में डाउट है कि टाटा एल्क्सी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, ये टाटा एल्क्सी बेकार कंपनी है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंपनी के बिजनेस के बारे में सोचिए, कंपनी सेगमेंट वाइज बात करूं तो कंपनी की जो बेसिकली सेगमेंट है वो किस तरीके से है, आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन, मतलब जो ऑटो सेक्टर के ट्रांसमिशन इंडस्ट्रीज है उसमें कंपनी 52% के आसपास काम कर रहा है, 52.8% के आसपास। हेल्थ एंड लाइफ साइंस की इंडस्ट्रीज में 13% के आसपास कंपनी काम कर रहा है, और साथ ही साथ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ऊपर 33% का काम हो रहा है। तो जो बिजनेस है वो वही सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है जो सेक्टर फ्यूचर में अच्छा खासा पोटेंशियल हमेशा देता रहेंगे, क्योंकि टेलीकॉम जो कम्युनिकेशन है उस सेक्टर तो बंद नहीं होगा, मीडिया सेक्टर तो बंद नहीं होगा। दूसरी बात, हेल्थ एंड लाइफ इन जो साइंस है उसके भी सेक्टर कभी बंद नहीं होगा, और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ट्रांसमिशन मतलब ऑटो सेक्टर भी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया में पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो लोगों के मन में गाड़ी खरीदने का जो जुनून है वो बढ़ता चला जाएगा। उसके साथ कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इसके इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करने वाले है। उसके साथ देखिए मतलब जो टाटा एल्क्सी है वो बिग कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, रेड हैट के साथ। अभी रेड हैट जितने सारे आईटी सेक्टर के ऊपर लोग काम करते हैं, जो लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज है उसको पता होगा रेड हैट के बारे में। तो रेड हैट एक बिग कंपनी है, तो उसके साथ एक बिग डील किया है। और आप देख सकते हैं तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज है यहाँ पे देख सकते हैं, गाड़ी में जो 5G का न्यू टेक्नोलॉजी है उसको भी बिल्ड करने का काम कौन कर रहा है, टाटा एल्क्सी। तो टाटा एल्क्सी के जो लोग बेकार सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर बेकार सोचना बंद करिए, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ अच्छा खासा है, कंपनी के जर्नी भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार टाटा एल्क्सी के एक बार चार्ट आपके साथ और डिटेल्स आपके साथ एक बार शेयर कर लूँ, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। एक बार कंपनीज के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के ऊपर ही काम करके डेवलप करके 97% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सिस्टम इन मतलब जो इंटीग्रेशन है, सपोर्ट सर्विसेज है, उसके ऊपर 2.86% के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी के जो बिजनेस है वो सिर्फ मतलब इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी फैला के रखे हैं, और बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा है। जैसे यूएस में 33%, यूरोप में 42%, इंडिया में 17% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। अभी कहेंगे सर तो इतने बड़े बड़े कंट्रीज के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस स्लो क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यूएस में रिसेशन जैसा सिचुएशन है, यूरोप में भी सेम टू सेम हालत है। तो जो कंट्रीज का रिसेशन जैसे सिचुएशन है, जॉब नहीं है लोगों के पास, तो मतलब जॉब कम हो चुके हैं लोग, कंपनी बड़े बड़े कंपनी जॉब से बाहर कर रहे हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को। तो क्या उस जगह पे लग्जरीज प्रोडक्ट्स को खरीदारी करेंगे, क्या उस जगह पे टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, बिल्कुल नहीं ना। तो जहाँ पे उस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बना। अभी कंपनीज के ऊपर मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ऊपर 33%, साथ ही साथ ऑटोमोटिव्स के ऊपर 52%, उसके साथ साथ कंपनी का हेल्थ केयर के ऊपर 13% के ऊपर बिजनेस कर रहा है। तो अभी चलो कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेते हैं। देखिए कंपनी 42,000 करोड़ का कंपनी है, 53 के आसपास इसका वैल्यूएशन है। कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज पीरियड से हाई है, आर तो ठीक है, इनकम जबरदस्त है, 1 रुपये भी डेप नहीं है, मतलब एकदम ना के बराबर डेप बोल सकते हैं। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स में कभी भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप तो सोच रहे हैं कि बेकार कंपनी है, तो यहाँ पे देखिए सेल्स कोई भी एक साल में सेल्स कम नहीं हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। हाँ, इस बार छोटे मोटे कुछ प्रॉफिट कम हुआ है, अराउंड 4 करोड़ के आसपास, तो इसमें भारी कुछ नुकसान हो गया कंपनी को ऐसे देखने को नहीं मिला। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक ठाक है, लास्ट 12 मंथ में सेल्स एंड प्रॉफिट को थोड़ा सा वीक हुआ है, तो इसीलिए शायद कंपनी लॉसेस में है, मतलब लॉसेस दिया है, बाकी तो ठीक ठाक ही है। अगर मैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एफआईएस ने तो माल बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठा लिया, मतलब इंस्टीट्यूशन तैयार है, एक बेचेंगे तो दूसरा खरीदारी करेंगे।
अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो टाटा एल्क्सी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस नहीं किया। बहुत दिनों तक एक होल्डिंग होल्डिंग पीरियड में था और 2024 के बाद कंपनी का वो जर्नी हुआ, कोविड आया, उसके बाद तो मतलब एक रॉकेट जैसा बन चुके थे। मतलब कोविड के टाइम में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 1200% का रिटर्न दे चुके थे। तो मुझे लगता है इससे शुरुआत है। अभी टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 37% 40% करेक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ से एक रिवर्सल होने का सिचुएशन भी बन सकते हैं। तो आप एक बार डीपली रिसर्च करें इस कंपनी के ऊपर, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।